चलिए कहां तक पढ़ लिया था, क्या है बारे में पढ़ना, जिसके अंदर हम सर्वप्रथम जिस प्रजामंडल के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो है आपके जयपुर प्रजामंडल। अभी तक हमने इस जयपुर प्रजामंडल के अंदर यह चर्चा की है कि इस जयपुर के अंदर प्रजामंडल बनाने की आवश्यकता क्यों हुई। उससे पहले लोगों को यहां पर जगाया गया था कि जाग बेटा जाग, जेल प्रेरी में 8,39,000 फार्म भर चुके हैं, एक पोस्ट पर 1,045 आपस में भिड़ेंगे, 1,045 में से एक बंदे को सेलेक्ट करेंगे जेल प्रेरी में। मतलब जिस हिसाब से आप देख रहे हैं कि प्रत्येक एग्जाम के अंदर इतने सारे फॉर्म भरे जा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि मतलब उतने नहीं पढ़ रहे हैं लेकिन पढ़ रहे हैं। जो आदमी फॉर्म भर रहा है ना उसको पता है ऐसी कोई वैकेंसी आई है। हाँ हो सकता है आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं, वो 10 मिनट में केवल इतने खोल के देख रहा है कि लास्ट डेट कब है। जितनी हो रही है पढ़ तो हो ही रहा है ना। तो इस बढ़ते हुए कंपटीशन में अपने आप को सबसे आगे रखना है, और सबसे आगे रहने वाला बंदा जल्दी उठता है, जितनी तैयारी बाकी वाले करते हैं उससे पहले कर लेता है वो। आप सभी कंपटीशन में, कोई विशेष जेल प्रेरी के बारे में नहीं कह रहा हूं, उसका तो हो गया। हाँ। तो उसी प्रकार हम चर्चा ये कर रहे हैं कि जयपुर के अंदर जन जागृति, इसके बारे में कुछ लिखा है क्या। जयपुर के अंदर जन जागृति लाने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम क्या है, अर्जुन लाल शेट्टी। और हमने कल शायद फिर यह भी चर्चा की कि किसी भी क्षेत्र विशेष में यदि लोगों को जगाना है तो उसके लिए एक ही माध्यम है और वह है शिक्षा को बढ़ावा। इसलिए आज आपको पता हो तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है। शिक्षा को क्या दिया जाए, बढ़ावा। और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अर्जुन लाल शेट्टी द्वारा 2 कार्य किए गए थे। एक तो इनके द्वारा जयपुर में जैन वर्धमान विद्यालय स्थापित किया गया था, और एक अजमेर के अंदर जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना की गई थी। जैन शिक्षा सोसाइटी ये जयपुर के अंदर है और ये आपके कहां पर है, अजमेर में। ये हमने लिख लिया था। लेकिन हम ये पढ़ना चाह रहे हैं कि आखिर में ऐसी क्या आवश्यकता हुई कि जयपुर प्रजामंडल बनाना ही पड़ा। इसके लिए कुछ घटनाएं हम पढ़ेंगे सबसे पहले, और इसी क्रम में जयपुर के अंदर सर्वप्रथम घटनाओं की बात करते हैं। तो 4 घटनाएं हमारे सामने आएगी। एक तो आएगी 1922 की घटना, फिर आएगी 1926 की घटना, उसके बाद में फिर हमारे सामने आएगी 1931 की एक और महत्वपूर्ण घटना। इन घटनाओं के बाद में कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनको ये लगेगा कि जयपुर में कुछ ऐसा संघ या मंडल या सभा होनी चाहिए जिसके माध्यम से ये जो अलग अलग लोग आ रहे हैं इनको एक साथ ही जोड़ा जाए। इसका बेस्ट एग्जांपल हम ये समझ सकते हैं कि जब राजस्थान के अंदर जैन भर्ती को लेकर कोई विवाद होता है तो राजस्थान में जितने भी जैन का एग्जाम देने वाले जो विद्यार्थी होते हैं वो सब धरना देने आ जाते हैं। जब भी कभी कंप्यूटर अनुदेशक शिक्षक के बारे में कोई विवाद होता है तो वो विद्यार्थी आ जाते हैं अपना अलग से संघ लेकर। जब ऐसे ही वैकेंसी के बारे में होता है तो ये विद्यार्थी आ जाते हैं, अलग अलग आ रहे हैं ना। ये सब एक जगह आए, इसीलिए राजस्थान में एक संघ बना हुआ है, बेरोजगार संघ। किससे जुड़िए आप, इस मतलब एक कल आप कहीं आ सकते हैं। तो जब जयपुर के अंदर इन अलग अलग समय पर अलग अलग लोग आ रहे हैं तो बैठे हुए जो प्रमुख नेता हैं वो चाह रहे हैं कि एक ऐसा मंडल बने जिसके तल सारे ही लोग आए और उन सभी की जो अलग अलग समस्याएं हैं वो एक मंच के माध्यम से सरकार के सामने पेश की जाए। इसीलिए एक मंडल बना सभी जनता को जोड़ते हुए जिसका नाम है प्रजामंडल, और जिस क्षेत्र में बना है वो कौन सा है, जयपुर। क्या क्या घटनाएं थी, आइए सबसे पहले जयपुर के अंदर जो घटना देखने को मिलती है वो 1922 में है। क्या है 1922 में घटना। 1922 के अंदर पहली बार इस जयपुर रियासत के अंदर पढ़े लिखे जो लोग हैं उन्होंने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। वो आवाज थी हिंदी राजभाषा को बढ़ावा देना। हिंदी राजभाषा को बढ़ावा देना। आज हम कह रहे हैं ना कि हमारी राजस्थानी भाषा को मान्यता नहीं मिल रही है। हाँ तो हमने कांड कर रखे हैं इस समय पहले ही। हमने कभी भी किसी भी प्रजामंडल में कतई नहीं मांग की थी कि राजस्थानी भाषा को मान्यता दी जाए। हमने एक ही भाषा को पकड़ के रखा था, कौन सी, सब प्रजामंडल में हम यही बात पढ़ेंगे। तो यहां जयपुर के अंदर प्रोपरी बात कर रहे हैं तो 1922 के अंदर हिंदी राजभाषा को बढ़ावा देने से संबंधित एक घटना होती है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि इसी समय जो जयपुर सरकार है उन्होंने एक आदेश जारी कर दिया था कि सरकारी कर्मचारी वही व्यक्ति बनेंगे जिनको अंग्रेजी आती है। अब इसका मतलब यह है कि जिनको अंग्रेजी आती है वो तो अंग्रेज है और वही सारी बड़ी बड़ी पोस्टों पर रहेंगे। इसलिए आप देखेंगे कि जयपुर रियासत के अंदर प्रारंभ में जो प्रशासन का ढांचा था उसमें इस समय की बात करते हैं तो बड़ी बड़ी पोस्टों पर आप देखेंगे कि अंग्रेज अधिकारी हुआ करते थे। इसका बेस्ट एग्जांपल हम ये समझ सकते हैं कि हमने जहां पर भी किसान आंदोलन से संबंधित कोई घटना पड़ी है तो हम यही कह रहे हैं कि जो पुलिस अधिकारी आ रहा है उसमें बहुत सारे अंग्रेज थे। जैसे कहीं पर तेज के आदेश पर गोलियां चलाई गई थी, कहीं पर आपने देखा कुंदन कांड हो गया था कैप्टन वेब की वजह से। ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि यहां पर वो बाहर से आकर यहां फाइट कर रहे हैं, हमारे 100 में से नंबर आ रहे हैं 5 और वो बिना पढ़े 100 में से ला रहे हैं 20। हो गया काम उनका, क्योंकि सारा पेपर आके इसमें रहा है अंग्रेजी में और यहां पर अंग्रेजी आवे कटे। तो लिखो
1922 में क्या हुआ था? हिंदी राजभाषा को बढ़ावा दिया गया था। अरे ऐसा नहीं होता भाई। ठीक है सैनी साहब, ये तो कोई ऐसी गलती से हो गया होगा। तो 1922 के अंदर पहली बार जयपुर रियासत में एक आंदोलन हुआ था। वो था किससे संबंधित? हिंदी राजभाषा को बढ़ावा देना। इस आंदोलन को चलाने वाले दो व्यक्ति थे। यहां पर दो व्यक्ति आते हैं सामने, दो नेता थे। कौन कौन थे? एक का नाम था ठाकुर कल्याण सिंह, और एक का नाम था श्यामलाल वर्मा। इनमें से ये जो श्यामलाल वर्मा हैं, इनके द्वारा एक पत्रिका निकाली गई थी, जयपुर समाचार पत्रिका, जिसके माध्यम से इन्होंने इस आंदोलन को बड़ा करने का प्रयास किया। लेकिन बात यही हुई ना, जैसे हमने कहा कि जैन वाले विद्यार्थी हैं तो केवल वही आए, रिट वाले तो आए नहीं इसमें। मतलब हिंदी राजभाषा को बढ़ावा देना है, मतलब पढ़े लिखे लोग आए, बाकी तो आए नहीं। किसान वर्ग तो आई नहीं, जनजाति आई नहीं। जबकि जयपुर रियासत में सबसे बड़ा था इलाका, किसानों का भी था, क्योंकि जयपुर रियासत में आया करता था शेखावटी, और शेखावटी बेल्ट पूरा किसान ही है। और जयपुर रियासत के अंदर प्रारंभ में देखेंगे, आज भी देखेंगे, तो ये जयपुर रियासत स्वयं जनजातियों से घिरी हुई है। ये तो आई नहीं, इसका मतलब पढ़े लिखे लोग आए। सरकार ने कहा जाओ 4-5 लट मारो, लट मारे फ्री हो गए। कोई संगठन नहीं था ना, इसलिए वो आए अपना मुद्दा लेकर, तो वही आए, बाकी वाले आए नहीं बस। लेकिन एक बात तो हुई, लोगों को पता तो चला कि यदि हमारे खिलाफ कुछ गलत हो रहा है तो हम सड़क पर जा तो सकते हैं, लेकिन यह भी सीखने को मिला कि मजबूती के साथ जाना पड़ेगा। कौन से ना, वो अलग है, वो तो भारत के अंदर स्वतंत्रता सेनानी के रूप में बिल्कुल सही है, और वो तो यहाँ क्या, वो तो चले गए थे विदेश, श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो 1922 के अंदर ये अगली घटना जो हुई, ये तो पढ़े लिखों से संबंधित थी। अगली जो घटना हुई वो हुई 1926 के अंदर, और ये थी आपके अनाज निकासी आंदोलन। कौन सी घटना थी? अनाज निकासी आंदोलन। 1926 के अंदर क्या हुआ कि जयपुर रियासत के तहत यहां की जो सरकार थी, वो यहां का जो अनाज है वो इस रियासत के बाहर भेज रही थी, जबकि इस समय जयपुर में क्या थी? अकाल, अकाल के तहत। तो यहां की आम जनता और किसानों ने मांग की कि आप अनाज जो है आपके पास में, वो तो आप बाहर भेज रहे हैं, जबकि यहां पर हालत खराब है, यहां पर अकाल की स्थिति है, यहां पर हमारे पास खाने के लिए नहीं है, तो आप अभी हमें दे दीजिए। जब वापस अच्छी फसल होगी तो वैसे कर तो दे ही रहे हैं, उसके तहत वापस दे देंगे। तो किसान आए थे 1926। इसका मतलब यहां पर तो आए थे पढ़े लिखे लोग, यहां पर वो आए हैं जिनके पास में नौकरी नहीं है। भाई जो नौकरी में है उसके तो हर मंथ सैलरी आ रही है, फोन पे आ रहा है टक 22,344, लेकिन यहां पर सर्विस में नहीं है ना, तो वो तो बेचारे परेशान है, उनके लिए तो अकाल जैसी हालत है। तो यहां पर आए कौन? जो बिना नौकरी में। इसका मतलब ये भी आए हैं अलग मोर्चा लेकर, ये भी आए हैं अलग मोर्चा लेकर। लिखो ये भी, अभी कुछ और आ जाएंगे अलग मोर्चा लेकर। तो ये जो अलग अलग भाग में आ रहे हैं ना, इसीलिए तो आवश्यकता हुई कि सभी को मिलाकर एक मंडल बनाया जाए, जिसे हम पढ़ेंगे प्रजा मंडल के रूप में। और फिर सभी परेशान हैं तो सभी बैठकर ये डिसाइड करेंगे कि हम परेशान क्यों हैं। भाई जैसे कभी आप परेशान होते हो तो ऐसे सोचने लग जाते होंगे कि मैं परेशान क्यों हूं, तो फिर आपको पता लगता है बेवजह। हाँ हकीकत है, कभी सोचना आप, ये हकीकत है। कभी आपको लगे कि आप परेशान हैं तो अपने आप को एकांत में ले जाकर आंखें बंद करते हुए ऐसे और ध्यान केंद्रित करते हुए सोचना है कि मैं परेशान क्यों हूं। अंदर से फीलिंग आएगी 5 मिनट के बाद में कि बेटा तू बेवजह परेशान है, तो खुद कुछ कर नहीं पा रहा है, दूसरा जो कर रहा है उसी लिए परेशान है तू। हकीकत है। लिख ली दोनों बातें। तीसरी बात जो है वैसे देखी जाए तो वो है 1927 की, लेकिन ये एक चिंगारी थी, ये चिंगारी थी अंग्रेजों को भगाने की। अंग्रेजों को भगाने की मतलब जयपुर सरकार के खिलाफ खड़ा होने की, क्योंकि जयपुर सरकार चल रही है अंग्रेजों के माध्यम से। यहां की रियासती जो राजा हैं वो सारे किस पर निर्भर हैं? अंग्रेजों पर। 1927 के अंदर एक संघ बनता है यहां जयपुर के अंदर, जिसका नाम है चरखा संघ। किसकी स्थापना होती है? चरखा संघ की स्थापना। देखो उस समय मतलब हमारे भारतीयों का भी दिमाग देखो, चरखा संघ वैसे देखा जाए तो नॉर्मली हमें लगता है कि ये चरखा संघ है, लेकिन ये एक बहुत बड़े आंदोलन का प्रतीक है। आजकल क्या है कि हम कुछ भी करते हैं ना, उससे पहले चिल्ला चिल्ला कर स्कीम बता देते हैं, और फिर वो चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा नहीं हो। समझे? जैसे आपने बता दिया कि मैं आज नई गाड़ी ले रहा हूं, तो पड़ोसी आ चाहे कि नहीं लाए तो खड़ खुदाई दे, ताकि गाड़ी हट नहीं आवे, यही होता है ना। इसलिए डायरेक्ट ले जाकर सामने खड़ी कर दो, ये रही। चरखा संघ एक बहुत बड़ा आंदोलन है भारत का, इसे नाम दिया गया था चरखा संघ, ताकि अंग्रेजों को पता नहीं लगे ये क्या है हकीकत में। चरखा संघ से तात्पर्य क्या था? वैसे यहां हम बात कर रहे हैं जयपुर के अंदर 1927 में चरखा संघ की जो स्थापना है वो करने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है जमनालाल बजाज। कौन है? जमनालाल बजाज।
और जमनालाल बजाज द्वारा 1927 के अंदर जयपुर में चरखा संघ की स्थापना इसीलिए की गई थी क्योंकि यहां पर सीधा सीधा एक संदेश है, यहां पर संदेश है, स्वदेशी अपनाओ, विदेशी भगाओ, विदेशी भगाओ, यह संदेश है। और कितना बड़ा आंदोलन चलाया था गांधी जी ने। लोग आजकल जो थोड़े से कम पढ़ लिखे हैं वो कहते हैं कि चरखे से आजादी आई क्या, अरे चरखा एक केवल प्रतीक था, उसके पीछे कितना बड़ा आंदोलन था वो देखो ना। तो स्वदेशी अपनाओ और विदेशी भगाओ जैसी विचारधारा थी इस संघ की। लेकिन लोग जुड़ नहीं पाए, वही बात है जी, लोग समझ नहीं पाए। लोग सोचो तो आपकी दुकान खोलिए और ऊपर लिखे है आज कपड़ा है 200 रुपया और कॉस्ट्यूम लिख दियो आप 20% ऑफर, तो लोगों को लगा ये तो अपना प्रचार कर रहे हैं, जबकि उसके पीछे का भाव नहीं समझ पाए लोग। लेकिन लोगों को समझाने के लिए एक सभा होनी चाहिए, भाई लोगों को समझाएं तो सही, माइक वाइक लगा के देखो थे जी समझो बयान नहीं है, लेकिन ये सभा होगी कब? ऐसा तो है नहीं कि गोपालपुर बाईपास पर आगे और भीड़ करके अनाउंस करने लगे, वे तो सरकार के आएंगे वो पुलिस वाले और लट मार के भगा देंगे। लेकिन जब एक मंडल होगा ना तो सरकार खुद अनुमति देगी कि इस मंडल के तहत आप सभा कर सकते हैं। जैसे आज को पेपर आउट होता है तो हमारे राजस्थान के अंदर ऐसे कुछ संघ बने हुए हैं जिसके माध्यम से पेश किया जाता है सरकार के सामने कि ओ देखो ओ है पेपर चोर, और फिर सरकार कहती है हाँ ये तो मैं ही हूं, तो वो ले लेते हैं कि जल्दी कार्रवाई करेंगे। होता है ना एक, हम डायरेक्ट जाके थोड़ी दे सकते, आप डायरेक्ट जाओ यहाँ पेपर चोर ठोकी दो, चोर मुझसे बड़ा चोर आया तो लोगों को बताए कैसे, ये यहां पर समस्या थी। इसीलिए आवश्यकता हुई थी किसकी? प्रजामंडल की। बार बार कह रहा हूं, इसीलिए आवश्यकता हुई किसकी? प्रजामंडल। अगली जो आग लगी वो आग थी, बस इसने पूरी कसर कर दी। घटना है 5 अप्रैल 1931, जयपुर की सड़कें एक बार फिर जाम। चलिए 5 अप्रैल 1931, अगली घटना जयपुर में क्या होती है? 5 अप्रैल 1931, और 5 अप्रैल जो 1931 है, इस दिन जयपुर रियासत के अंदर एक दिवस मनाया गया था। जयपुर में मोती दिवस मनाया गया। कौन सा दिवस मनाया गया था? मोती दिवस। ये जो मोती दिवस है ये क्यों मनाया गया था? ये इसीलिए मनाया गया था क्योंकि इस समय एक आंदोलन के तहत मोतीलाल जो तेजावत हैं वो गिरफ्तार हो रखे हैं। आपको पता हो तो 7 मार्च 1922 नीमड़ा हत्याकांड, फिर इसके बाद में आपको पता हो तो मोतीलाल तेजावत हो गए थे भूमिगत अंडरग्राउंड। लेकिन गांधी जी के कहने पर 1929 के अंदर ईडर पुलिस के सामने क्या किया था? आत्मसमर्पण। और ईडर पुलिस ने मोतीलाल तेजावत को सौंप दिया था किसे? महा इंद्रजा सभा, जो कि मेवाड़ में एक क्या है? न्यायिक संस्था, उन्होंने पकड़ के रखा था। अब जो है मोतीलाल तेजावत आप सब जानते हैं, इनको क्या कहा गया है? आदिवासियों का मसीहा। इसलिए जितने भी थे जनजाति से रिलेटेड वो सारे सारे चाहते थे कि मोतीलाल तेजावत को क्या किया जाए? रिहा किया जाए। इसीलिए जयपुर के अंदर 5 अप्रैल 1931 में एक दिवस मनाया था। कौन सा? इसका मतलब इस समय कौन आई है? जनजाति आई है। अच्छा, इससे पहले चरखा संघ यानी कि आंदोलनकारी आए हैं, हकीकत में जो चाहते हैं कि अंग्रेजों को यहां से बाहर निकालना है। वो यहां पर आए हैं कौन? जो कि किसान वर्ग से हैं। आप ये मान के चलिए यहां पर जो आए हैं उनका सरकारी नौकरी से कोई लेना देना नहीं है। यहां पर जो आए हैं वो सब सरकारी नौकरी वाले हैं, मतलब खुद लगे हुए हैं, जिनके बेटे पढ़ रहे हैं, हिंदी में पढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार कह रही है अंग्रेजी वाले लगेंगे। तो उन्होंने कहा बेटा तुम जाओ, आओ मैं देख लूंगा। तो मतलब सभी तरीके के लोग आ रहे हैं, लेकिन सब अलग अलग आ रहे हैं, जबकि शक्ति एकता में है। सुनते हैं ना आप? एकता में क्या है? शक्ति है। मोतीलाल तेजावत को रिहा करवाने के लिए जब ये इतनी सारी बातें हुई, तब जाकर संपूर्ण जयपुर रियासत की जनता को जोड़कर एक मंडल बनाया गया था, जिसका नाम क्या था? ये लिख लिया सभी ने? लिख लिख लिख।
दाबी दादी, दाबी दादी, दाबी दादी, शिकर दाबी दादी। फिर तो वो पूछा ही दूसरा वाला, कोई क्वेश्चन भी दूसरा। दाबी दादी, दादी एक ही है, क्योंकि किसानों की बात आएगी तो वही है ना, वो तो एक पर्सनली उन पर जो अत्याचार था महिलाओं से संबंधित। कटरातल सम्मेलन कब हुआ था, डेट क्या है उसकी, और कुंदन कांड की, जयसिंहपुरा हत्याकांड, चंडावल की घटना रात को, और डाबड़ा कांड दिन में, वो 28 मार्च 1942, डाबड़ा कांड 13 मार्च 1947। चलिए आगे बढ़े। तो जब इतनी सारी घटनाएं हो रही है लेकिन अलग अलग मंच के माध्यम से, इसीलिए इन सबको जोड़कर 1931 के अंदर एक मंडल बनाया गया जिसका नाम क्या है, लिखो अगली लाइन से, 1931 के अंदर बना है जयपुर प्रजा मंडल। इसकी डेट का उल्लेख नहीं है कहीं पर भी, क्योंकि पहली बार जब कार्य हो रहा था ना, तो ये लोगों से, मतलब सरकार से छिपा कर किया जा रहा था, इसलिए उल्लेखित नहीं किया था, किसी पेपर में नहीं दिया था कि कल ये हम सभा करेंगे, क्योंकि सरकार रोक लगा देती। इसलिए 1931 के अंदर जयपुर प्रजा मंडल का क्या होता है, गठन होता है, और जयपुर प्रजा मंडल के जो गठन करता थे उनका नाम है कपूर चंद पाटनी। हालांकि कपूर चंद पाटनी को यह सुझाव जमनालाल बजाज ने दिया था। किसने दिया था, जमनालाल बजाज ने। तो जमनालाल बजाज के कहने पर कपूर चंद पाटनी ने जयपुर प्रजा मंडल का गठन किया, लेकिन लोगों का जुड़ाव नहीं हुआ, मतलब लोगों ने विश्वास नहीं किया। भाई जैसे आपके गांव का कोई बंदा है जो काफी समय से 10 साल से बाहर पढ़ाई कर रहा है, अच्छा है, वो पढ़ने में भी अच्छा है, लेकिन गांव में आकर यदि सरपंच का चुनाव लड़ेगा वोट थोड़ी दे देंगे। हाँ कहेंगे जरूर, माथार साथ, हाँ 4 जना साथ हुई वोट आए 2 ही, बे मुझे 2 जना वोट कौन दे। तो लेकिन लोगों का क्या हुआ, जुड़ाव नहीं हो पाया इनसे, लोग इनसे नहीं जुड़ पाए और ये लोगों से नहीं जुड़ पाए। इसीलिए हमें वापस देखने को मिलती है ये घटना कि जयपुर प्रजा मंडल जो है, इसका जो पुनर्गठन है, ये पुनर्गठन होता है 1936 के अंदर। और ये पुनर्गठन जिनके द्वारा किया जाता है वो है आपके कौन, जमनालाल बजाज। और सारी जयपुर रियासत इस बंदे से परिचित है। कह रहे बजाज साहब है तो ठीक मान लो, आदमी ठीक है, काफी सर होशियार भी है, और गांधी जितनी जान पहचान है, क्योंकि गांधी जी के ये क्या थे, 5वें पुत्र थे। तो ऐसे लोगों से क्या है कि लोग जुड़ जाते हैं, तो लोग सारे जुड़ गए, लोगों के जो जो समस्याएं थी वो सारे लेके पहुंच गए। तो जब जयपुर प्रजा मंडल का पुनर्गठन किया था जमनालाल बजाज ने, तो इन्होंने अपने अधीन जैसे अध्यक्ष बनाया था चिरंजी लाल मिश्र, और सचिव बना दिया था हीरालाल शास्त्री, अच्छा पढ़ा लिखा आदमी, युवा भी है, और शिक्षा को बढ़ावा भी दे रहे हैं, लोग जुड़े हुए भी हैं इनसे। और संयुक्त सचिव के रूप में इनको वापस लिया कपूर चंद पाटनी को, क्योंकि जब बनाया था तो कम से कम और नहीं तो 8-10 लोग तो जुड़ी, या तुमको तो जानी है, तो इनको भी साथ में लेकर जरूर चलना चाहिए। तो ये अपनी तरफ से जमनालाल बजाज द्वारा वापस जयपुर की जनता का विश्वास जीता और इस प्रजा मंडल का पुनर्गठन किया। लोग जुड़ भी गए और लोगों के जो जो समस्याएं थी वो जानने के लिए इन्होंने एक दिन खुले मंच का आयोजन किया था, 2 दिवसीय मंच लगाया था जमनालाल बजाज ने। अब यहां पर एक तरफ हम देखें ना तो जमनालाल बजाज संपूर्ण जनता को जोड़ रहे हैं, क्योंकि ये स्वयं गांधी जी से मिलकर आए हैं। गांधी जी ने 1930, 1931 कोई समझौता हुआ है क्या, आपको याद आ रहा है क्या, गांधी इरविन समझौता कोई ऐसा? उस समझौते के तहत गांधी जी की एक अपनी विचारधारा थी जो किसी को पता नहीं है, मैं बता रहा हूं केवल आपको। उस समय गांधी जी ने अपने जीवन में उसी समय एक बात ठान ली थी कि अब मुझे जल्दी ही इन अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना होगा, लेकिन गुप्त रूप से, क्योंकि इससे पहले जितने भी गांधी जी ने आंदोलन किए ना वो सभी को पहले बता के किए हैं। और गांधी जी एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो बता देते थे कि कल मैं यहां से आंदोलन शुरू करूंगा। और देखो आज के लोग कहते हैं गांधी जी क्या थे। 1920 में जब आंदोलन शुरू किया था ना उन्होंने, तो केवल रात को कहा था कि सुबह मैं इस जगह से आंदोलन शुरू करूंगा। गांधी जी ने सुबह उठकर पीछे मुड़ के देखा तो 3 लाख लोग आ रखे थे, ऐसे थे गांधी जी। और आप हेलो पाड़ देना ला रहा जो पचुलार दी क्यों पापा गीपा एक दीचे वाली तो उसमें उनके दिमाग में उसी समय आ गया था कि मुझे अब गुप्त रूप से भारत की जितनी भी रियासतें हैं इन रियासतों में अपने व्यक्ति भेजकर वहां की जनता को स्थानीय जो समस्याएं हैं उनको सोल्व करनी होगी, तब जाकर वो अपनी समस्या से निकलेगा ना, तब जाकर वो भारत के बारे में सोचेगा। जैसे आप हो, आपकी घर की स्थिति खराब है तो आप डायरेक्ट आकर गांव की स्थिति थोड़ी सुधार देंगे। आप ये सोचेंगे कि पहले हमारे अकाउंट में यदि 10 लाख है ना तो मैं गांव में कहते हैं हाँ भाई 50,000 मारते रखूं, इतना तो कही सको ना। इसका बेस्ट एग्जाम्पल जैसे आप बस में सफर करते हैं या ट्रेन में सफर करते हैं तो आप देखते हैं कि छोटी बच्ची वगैरह या कोई आ जाती है कि ए भाई देना, मतलब जैसे भी हो, मतलब एक ऐसे दिल पे मतलब हो रहे मतलब अक्सर देखते हैं आप कहीं से सफर करते हैं तो आप यही सोचते हैं यदि आपके जेब में 1000 रुपए हैं
तो आपको 10 रुपए देने में कोई दो राय नहीं है। आपके जेब में यदि 100 रुपए हैं तो आप 10 रुपए नहीं देंगे, ये तय है। हो सकता है आप एक सिक्का निकाल के क्या हो, अरे भावना नहीं बना, मैंने तो ऐसे क्या दिया था तो 1 रुपए देने की आप कोशिश करेंगे, इतना दूं। तो गांधी जी की बात समझ में आ गई थी कि सारे के सारे लोग भारत को आजादी के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं। वो आ इसीलिए नहीं रहे हैं क्योंकि उनकी खुद की बहुत सारी समस्याएं हैं, वो सोल्व होगी तो वो भारत को आजाद के बारे में सोचेंगे। इसीलिए जमनालाल बजाज द्वारा इस जयपुर की जनता को साथ में लेकर इस प्रजामंडल का क्या किया था, पुनर्गठन। ये बहुत बड़ी एक सोच थी उसके पीछे, इसके पीछे वो सोच थी। लेकिन चिंता मत, मैं था अगली सोच बताई दिया। देखो, तो जमनालाल बजाज और गांधी जी यही चाहते थे कि लोग अपनी समस्याएं बताएं और इनको अपनी समस्याओं से निजात दिलाएं और फिर जाकर कम से कम आजादी के लिए तो लड़ें, वरना तो गिने चुने क्षेत्रों के अंदर गिने चुने लोग आ रहे हैं। इसलिए उनके बारे में सोच के कभी दुखी नहीं होना आपको। आगे चले हम, तो पुनर्गठन किया, लेकिन जमनालाल बजाज लोगों की समस्या सुनना चाह रहे हैं, इसीलिए इन्होंने एक खुला मंच लगाया था और वही इस जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन था। देखिए अगले बिंदु के रूप में, जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन, जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन, यह 2 दिवसीय था। कब? 8 और 9 मई 1938। यह अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता में हो रहा है वो है आपके स्वयं कौन, जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज। यहां पर बजाज साहब को फायदा हुआ। फायदा यह हुआ कि इस अधिवेशन में 1938 की बात चल रही है। कब की चल रही है? और 1938 के अंदर शेखावटी में किसान आंदोलन चल रहे हैं, क्योंकि शेखावटी किसान आंदोलन तो कब समाप्त हुए थे? 1947 के अंदर। और किसके प्रयासों से होंगे? इसका मतलब परेशान वो भी हैं। तो उसी समय इस जयपुर प्रजामंडल समर्थन मिला था एक सभा का, वो है आपके शेखावटी किसान सभा। इस सभा के लोग आए और आकर जमनालाल बजाज को कहा कि हम आपके साथ हैं। इसका मतलब ये बंदा भी कहां का है? जमनालाल बजाज कहां के हैं? ये इनकी जन्मस्थली कौन से गांव है? कहां? शिकाबास, शिकर। तो जब वहां से लोग यहां सपोर्ट करने आ रहे हैं तो और क्या चाहिए बंदे को। इसका मतलब ये जो अधिवेशन है ये सरकार को जगाने के लिए काफी था और सरकार जाग गई। सरकार ने जागते ही 2 एक्शन ले लिए। एक तो जयपुर प्रजामंडल को निरस्त कर दिया और दूसरी बात जमनालाल बजाज को जयपुर रियासत से बाहर निकाल दिया। सुबह 2 अनाउंस हुए। कौन कौन से? ये लिखिए। मतलब सभा प्रभावी हुई, सरकार कुछ ऐसा एक्शन ले रही है ना, इसका मतलब बंदे में कुछ बात है। आपके खिलाफ कोई भी एक्शन लेना तो आपको यह सोचना है कि मेरे में कुछ तो बात है, तभी मेरे बारे में एक्शन लिया जाए। लेकिन आपको रिएक्शन नहीं करना, आपको शांत रहना। क्या रहना है? शांत। ठीक है, नेक्स्ट आगे लिखिए। 1938 के अंदर ही जयपुर सरकार के आदेश आ गए। इस आदेश में पहली बात तो थी कि क्या लेके बैठे हो ये प्रजामंडल, प्रजामंडल जयपुर प्रजामंडल को निरस्त कर दिया। और दूसरी बात, जमनालाल बजाज को जयपुर रियासत से निष्कासित। लिखो, ये 2 आदेश आए। हितेश, ये तो ऐप में तो कैसे पीडीएफ अपलोड करें? ये तो आप सर्च भी कर सकते हैं ना। हम्म लिख लिया।
तो जब ये सारी बात हुई, जयपुर प्रजमंडल को निरस्त कर दिया, जमनालाल बजाज को जयपुर रियासत से निष्कासित कर दिया, लेकिन इससे पहले जमनालाल बजाज जयपुर के अंदर अपनी छाप छोड़ चुके हैं। इसका मतलब लोगों का रिएक्शन आएगा इसके प्रति, सरकार के खिलाफ। रिएक्शन आया, 1 तारीख को, 1 मार्च 1939 कौन सा दिवस मनाया गया? 1 मार्च 1939 को जयपुर सत्याग्रह दिवस मनाया गया। जयपुर सत्याग्रह दिवस। सुनो, सुनिए, सत्याग्रह का मतलब सत्य के लिए आग्रह करना। लेकिन गांधी जी का सत्याग्रह कुछ और था। गांधी जी का ऐसा कभी नहीं था सत्याग्रह। गांधी जी का सत्याग्रह क्या था? हाँ, ये भी सही है, मान सकते हैं। गांधी जी का सत्याग्रह था स्वयं को कष्ट देकर दूसरे की आत्मा में परिवर्तन करना। नहीं समझे? जैसे आप किसी से बात करते हैं मोबाइल पर, उसने आपको ब्लॉक कर दिया। उसने आपको क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया। लेकिन आपको हल्की सी खुशी मिली कि टेक्स्ट मैसेज जा सकता है अभी भी, इसलिए आपने धीरे से टेक्स्ट मैसेज किया कि यदि तुमने मुझे अनब्लॉक नहीं किया तो मैं शाम तक जेल खा लूंगा। कष्ट किसे हो रहा है? आपको। और आत्मा किसकी बदलेगी? अगले वाले की। और जैसे ही 3 बजेंगे आप अनब्लॉक हो जाएंगे। ये गांधी जी का सत्याग्रह था। इसलिए तो वो कहते थे कि जब कोई एक गाल पर मारे तो दूसरे पर कह दिए इधर से सही मार। इसका मतलब कष्ट तो किसको हो रहा है? स्वयं को। लेकिन आत्मा किसकी बदलेगी? अगले वाले की। कह रहे यार और तो जेल खा ले, अनब्लॉक करो। मतलब दूसरे गाल पर क्यों मारे? ये तो बेचारा खुद कह रहा है ले मार। गांधी जी का सत्याग्रह ये था, स्वयं को कष्ट देकर दूसरे की आत्मा में जो परिवर्तन होता है, गांधी जी उसे सत्याग्रह कहा करते थे। और हम सत्याग्रह का मतलब समझते हैं कि सत्य के लिए आग्रह। मैं कह रहा हूं उनकी एक एक शब्द जो है ना, उनके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक हुआ करता था। हम केवल समझते हैं ये शब्द दिया, और उस शब्द के पीछे बहुत गहरी बात कहते थे वो। चलो कोई नहीं, नहीं हो जाएगा, अनब्लॉक कर देंगे, ठीक है। तो 1 मार्च 1939 को जयपुर के अंदर एक दिवस मनाया गया। कौन सा? जयपुर सत्याग्रह दिवस। ये जो जयपुर सत्याग्रह दिवस है, इस सत्याग्रह दिवस के तहत 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया जयपुर सरकार द्वारा। 2 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। दो महिलाएं कौन कौन थी जिनको गिरफ्तार किया गया? याद रखिएगा, एक तो है रमा देवी और एक है दुर्गावती। इन दोनों महिलाओं को गिरफ्तार किया। जब इन दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया तो पता चला कि जमनालाल जो बजाज हैं, इनको भी तो यहां से क्या बाहर निकाल दिया था। उनको बाहर निकाला था, उनकी पत्नी तो आई सकती है ना, उनकी पत्नी आ गई। इसीलिए जमुना की तो जान ही होगी ना, जमनालाल बजाज की तो कौन होगी। इसीलिए जानकी देवी बजाज ने इन महिलाओं को रिहा करवाने के लिए एक दिवस मनाया जिसका नाम क्या है? जयपुर दिवस। और ये कब मनाया गया? ये बात है 12 मार्च की। 12 मार्च 1939 को एक दिवस मनाया जाता है जिसका नाम है जयपुर दिवस। इसके तहत महिलाओं को रिहा कर दिया गया। लेकिन इस समय झलक आ गई है किसकी? जानकी देवी बजाज की। इसका मतलब जब कभी जयपुर प्रजामंडल में कुछ विरोध होगा ना, आगे हम पढ़ेंगे कि किसी बात को लेकर पुरुषों में जब विरोध होता है ना, तो बीच में महिला को खड़ा कर देते हैं कि ये ले भाई। जैसे कांग्रेस और बीजेपी से दोनों ही, जैसे भाजपा से 2 व्यक्ति हैं, एक ही सीट पर सरकार के पास चले जाते हैं टिकट लेने के लिए। दोनों ही अच्छे व्यक्ति हैं, सरकार दोनों को कहती है कि चिंता मत करो थे, लेकिन अब महिला ने, तो वो दोनों ही मान जाते हैं। एक समय ऐसा आएगा जब जयपुर प्रजामंडल के पुरुषों में आपस में मतभेद होगा, तब जानकी देवी बजाज को खड़ा कर देंगे, विवाद समाप्त। तो ध्यान रखना, वापस आएगी कौन? जानकी देवी बजाज। उस समय मैं आपको ये दोनों दिवस पूछूंगा, ठीक है। मैं इतना तो कर ही सकता हूं ना मैं, प्लीज, ठीक है, ओके। तो ये चल रहा है पहला सफर। पढ़िए इसको एक बार थोड़ा सा फटाफट, शुरू से लेकर यहां तक पढ़िए, क्योंकि अब हम दिशा मोड़ देंगे। अब जो है ना, वो हमारा भाग जो है वो मुड़ेगा। मुड़ेगा क्यों? नहीं वो तो आ ही जाएगा। अच्छा सर नहीं आ रहा है, अरे फिर तो हितेश, फिर तो मुझे करना पड़ेगा। नहीं, इतना क्या याद नहीं करना है, ऐसे हल्का हल्का देखना है। ये जो हल्का हल्का सा लिखा है ना आपने, बस इसी को देखना है केवल। अब देखो, चलिए वापस आ जाइए इधर। तो हमने कहा कि 1 मार्च 1939 को जयपुर सत्याग्रह दिवस हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि इससे पहले सरकार ने आदेश जारी कर दिया कि जमनालाल बजाज को यहां से निष्कासित और जयपुर प्रजामंडल को क्या हो गया? निरस्त। इसके खिलाफ महिलाएं आई तो इनको गिरफ्तार कर लिया। इनको जब गिरफ्तार किया तो स्वयं आ गए कौन? जानकी देवी बजाज। तो कौन से दिवस मनाया? जयपुर दिवस। इसके तहत क्या हुआ? तो हमने कहा कि इन महिलाओं को रिहा कर दिया। और एक बात हो गई, और कौन सी? लिखिए, इसके तहत जयपुर प्रजामंडल को मंजूरी मिल गई। जयपुर प्रजामंडल को मंजूरी मिली। यहां पर बात यह पता चली कि ये जो यानी जयपुर के अंदर जयपुर सरकार द्वारा जयपुर प्रजामंडल को जो निरस्त किया गया था ना, वो अंग्रेजों के दबाव में आकर किया गया था।
अंग्रेजों को ऐसा लग रहा था कि ये जो मंडल बन रहा है कहीं ये हमारे खिलाफ तो नहीं बन रहा है। फिर जाकर समझाया गया कि ये जो मंडल है ये तो प्रजा मंडल है, गरीबों का है, ये तो बेचारे खुद परेशान है किसी बीमारी को लेकर, कभी धान को लेकर, कभी सिलेबस को लेकर। तो अंग्रेजों ने कहा ठीक है, हाँ हकीकत यही था। अंग्रेजों ने क्या दी मंजूरी, ये गांधी जी की जीत थी पहली। अब आप कहेंगे सर फिर गांधी जी लेके आ गए आप, ये उस विचारधारा की जीत थी कि लोगों को पहले उनकी समस्याओं से मुक्ति दिलाओ, फिर वो भारत को आजाद कर देंगे अपने आप ही, टेंशन मत लो आप। इसलिए कहते हैं कि आप अपने आप को इतना सशक्त और मजबूत बनाओ कि जितने आपके दुश्मन है ना वो सारे आपके दोस्त हो जाएंगे, सारे आपके स्टेटस लगाएंगे कि फलानी को बधाई हो, फलानी को बधाई हो, इसको नौकरी हुई है। वो खुद सुबह खुद आपके घर पे पहुंच जाएंगे जी। आप सिलेक्शन लेके यहां से घर नहीं पहुंचोगे ना तब तक सारे घर पर होंगे। क्यों? अरे आपके, अरे चाचा तुम भी, हाँ मैं था ही ना भतीजा उस दिन तो गाड़ी नहीं रोकी थी जब मैं जयपुर तैयारी के लिए जा रहा था तो वो बात, इसलिए अपने आप को क्या बनाना पड़ता है, मजबूत। चलो आगे। तो यहां से क्या मिल गई, मंजूरी मिल गई। तो जमनालाल बजाज तो अभी भी क्या है, निष्कासित है। इसीलिए 1940 जयपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया जाता है एक युवा को, और यही आगे चलकर राजस्थान के प्रथम सीएम बनते हैं, हीरालाल शास्त्री। तो 1940 के अंदर जयपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष किसे बना दिया, हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री की भी कहानी है बेचारे की, दर्द से भरी हुई रही है। हमें सुनने में ठीक लगता है कि सीएम थे राजस्थान के, लेकिन इस बंदे की खुद की लाइफ जो है वो परेशानी में रही बेचारा। हाँ बेटी की मृत्यु होना, बहुत कुछ, वरना बहुत कुछ करता ही है, लेकिन चलो कोई नहीं, कुछ तो किया ही था, तभी हम पढ़े हैं। हाँ फिर पत्नी साथ में आ गई जी, क्या टेंशन का लेना है। ए हीरा सुनना, मैं तो हूं ना अरे हाँ, जब इसकी बेटी की मृत्यु हो गई थी ना तब इसकी पत्नी इसके साथ में आ गई थी। इसलिए तो हमारे राजस्थान की वो प्रथम महिला बनी थी जिसे पद्मश्री मिला था। पद्मश्री पाने वाली राजस्थान की प्रथम महिला इनकी पत्नी है। इनकी पत्नी का नाम क्या है, चलो लिख ही देते हैं, लिखो पत्नी। क्या नाम है पत्नी का, पत्नी। इनकी पत्नी का नाम नहीं जानते आप, फिर तो बेचारे ये दुखी रहे, आप तो जानते नहीं है। अरे रत्ना शास्त्री, रत्ना शास्त्री। तो इनको क्या बना दिया गया, अध्यक्ष बना दिया गया। ये जब अध्यक्ष बने तो इन्होंने इस आंदोलन को चलाने के लिए, हालांकि इन्होंने भी अपने जीवन में शिक्षा को ही बढ़ावा दिया था, इसलिए इन्होंने सबसे पहले एक संस्था खोली थी जिसका नाम था जीवन कुटीर। हाँ जीवन कुटीर। लेकिन जब इनकी पुत्री की मृत्यु हो गई थी तो फिर उसी का नाम इनकी पुत्री के नाम पर रखा गया था, शांताबाई। फिर आगे चलकर वर्तमान के अंदर आप उसे किस रूप में पढ़ते हैं, वन स्थलीय विद्यापीठ, जो कि कहां पर है, निवाई टोंक में, ये इनकी। तो इन्होंने भी शिक्षा को बढ़ावा दिया था। है जीवन कुटीर संस्था, इसकी स्थापना इन्होंने 1927 में की थी। तभी तो ये 40 में जाकर क्या बने हैं, अध्यक्ष बने हैं। और हीरालाल शास्त्री द्वारा आपको पता हो तो एक पुस्तक लिखी गई है, लेकिन यहां क्यों लिखा रहे हैं, व्यक्तित्व में लिखा है। यहां पर एक गीत लिखिएगा और वो है सुपनो आयो रे। कौन सा गीत है, सुपनो आयो रे, कि मैंने सपने में देखा है एक बार तो कोई नहीं था, नहीं मतलब जैसे प्रजमंडल हो रहा था। एक और कौन सा गीत है इनका, एक गीत है इनका परले प्रतीक्षा नमो नमे। और चलो इनकी पुस्तक लिखी लेते हैं हम, और पुस्तक का नाम है प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। हाँ जी, कौन, कि ये प्रजमंडल बनाने की आवश्यकता हुई। तो हमने देखा कि 1922 के अंदर यहां पर हिंदी राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए आंदोलन किया था लोगों ने। 1926 के अंदर अनाज निकासी किसान आंदोलन था यहां पर। 1927 के अंदर स्वदेशी अपनाओ और विदेशी भगाओ जैसी बातें हमने देखी यहां पर। 1931 के अंदर यहां पर एक दिवस मनाया गया था, मोती दिवस। लेकिन आपको ध्यान में एक बात है कि इन चारों का कोई प्रभाव नहीं है सरकार पर। आ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और वापस जा रहे हैं, कोई प्रभाव नहीं। तो वो प्रभाव स्थापित करने के लिए आवश्यकता हुई थी किसकी, जयपुर प्रजामंडल की। इसीलिए जयपुर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो 1931 के अंदर एक बंदे द्वारा की गई थी जिसका नाम है कपूर चंद पाटनी। हमने पढ़ा लिखा आदमी था, बहुत अच्छा था, आपकी तरह बहुत सिंसियर था। लेकिन वही बात है कि वो भावना में बह गया था और जब तैयारी करने आया था
तो उसने एक ही टारगेट रखा कि मुझे अपने गांव वालों से कोई मतलब नहीं, रिश्तेदारों से, मैं केवल पढ़ाई पर फोकस करूंगा। जब वो किसी मंडल को बनाता है तो लोग उससे नहीं जुड़ते हैं, क्योंकि उसका भी जुड़ाव कभी लोगों से रहा नहीं है। इसलिए लोगों ने कपूरचंद पाटनी द्वारा जो निर्मित जयपुर प्रजामंडल है इस पर विश्वास नहीं जताया था। बाकी अच्छा आदमी था ये, इसीलिए इस विश्वास को वापस जीता गया था 1936 के अंदर और जमुनालाल बजाज। लेकिन मैंने चर्चा की थी आपके साथ कि इसका जो उद्देश्य है वो कुछ और ही था। जो भी था, बजाज द्वारा 1936 में इस जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन होता है और लोगों का विश्वास हासिल करने के लिए इन्होंने 2 दिवसीय खुला मंच रखा था। एक अधिवेशन हुआ था 8 और 9 मई 1938। तो लोगों द्वारा विश्वास जीता गया, लोग जुड़े और हमने देखा कि एक सभा का समर्थन भी मिला था इसे, जिसका नाम था शेखावटी किसान सभा। जब इतनी सारी बातें हुई तो सरकार में हरकत आ गई। सरकार ने कहा ये बात भीड़ क्यों है गोपालपुर बाईपास पर? हाँ बिल्कुल, अब देखो, हाँ वो आई जी, अब जस्ट आएगी, देखो ये हुई तो सरकार हरकत में आई कि ये बाहर लोग बैठे चिल्ला रहे हैं, क्या बात है? तो पता चला कि एक सभा हो रही है। तो सरकार ने आदेश जारी कर दिया जयपुर प्रजामंडल को निरस्त, और ये किसके साथ में मिलकर कर रहे हैं? जमुनालाल बजाज जयपुर से निष्कासित। इसके खिलाफ हमने देखा 1 मार्च 1939 को जयपुर सत्याग्रह दिवस मनाया गया, जिसके तहत 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। इसके खिलाफ आई थी कौन? कस्तूरबा गांधी और कौन? जानकी देवी बजाज। ये हम आगे लिखेंगे, अभी हमने नहीं लिखा है। तो जानकी देवी बजाज जब आती है तो इन महिलाओं को रिहा भी कर दिया जाता है। और एक बात यहां पर ठीक हुई, कौन सी? जयपुर प्रजामंडल को जो निरस्त किया था इसको वापस क्या मिल गई? मंजूरी। जैसे ही मंजूरी मिली 1940 में एक नए बंदे को सौंप दिया, जिसका नाम क्या है? क्योंकि बजाज साहब पर क्या है? प्रतिबंध है, इसीलिए हमने यहां तक लिख लिया। ठीक है, यहां तक सबने लिख लिया था। यही बात थी, वो यही अंतिम रात थी, मतलब अंतिम बात थी। पुस्तक क्या थी? नीचे नहीं देखना है, नीचे नहीं देखना है। पुस्तक कौन सी थी और गीत कौन से थे और संघ कौन सा था? शिक्षा को बढ़ावा किसके माध्यम से दिया? पत्नी का नाम क्या था? नहीं, आपको नहीं बताना। हाँ अच्छा, रोका ऐसे है जैसे। चलो आगे। तो सब कुछ ठीक चला आ रहा है। अब एक नवा युवा आया है। जब ये अध्यक्ष बने हैं उसी समय एक घटना होने वाली है, और होने वाली क्या है? आग लग चुकी है जी। बात कर रहे हैं भारत के अंदर एक सबसे बड़ी क्रांति, जिसे आप बोलते हैं 1942 में। कौन सी क्रांति हुई थी? नहीं, क्रांति कौन सी हुई थी? ये शाबाश, ये अगस्त में हुई थी, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? अगस्त क्रांति। और इसे क्या बोलते हैं? भारत छोड़ो आंदोलन। अब इस भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रभाव है वो यहां पर दिखाई देगा। हमने कल चर्चा की थी कि ये जो मंडल बन रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यही था कि सबसे पहले आम लोगों की जो समस्याएं हैं उसमें सुधार करेंगे तो लोग भारत को आजादी के लिए आगे आएंगे। और इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है इस मंडल पर, आइए उसके बारे में देखते हैं। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन किसने आया था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? हीरालाल शास्त्री। 1 लाइनर क्वेश्चन था ये। इस समय प्रभाव क्या है जयपुर प्रजामंडल पर? देखो, जयपुर प्रजामंडल पर क्या पड़ेगा? अब वो कहां है? अच्छा, आप वहां बैठ गए क्या? मुझे भी नहीं, आप यहां रहते तो आग लगती रहती है ऐसे। जयपुर प्रजामंडल पर प्रभाव देखिए क्या पड़ता है। प्रभाव यह पड़ता है कि यहां की जो सरकार है, स्थानीय जयपुर सरकार, उस जयपुर सरकार को अंग्रेज आदेश देते हैं कि ये जो यहां इस रियासत में एक मंडल बना है, हमने सुना है, जिसका नाम है जयपुर प्रजामंडल। तो आप पता नहीं क्या करेंगे, ये हमें आइडिया नहीं है, ये आपको आइडिया होना चाहिए कि इस जयपुर प्रजामंडल को कैसे भी करके आपको रोकना है कि ये प्रजामंडल इस भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं ले। क्योंकि भारत के अंदर शुरू हो चुका है क्या? भारत छोड़ो आंदोलन, अगस्त क्रांति। तो यहां की जो सरकार है जयपुर सरकार, उस पर अंग्रेजों का दबाव है कि आप पता नहीं क्या करेंगे, लेकिन ये प्रजामंडल जो है ये केवल आपके खिलाफ ही खड़ा होना चाहिए, ये हमारे अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा नहीं होना चाहिए। ये अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हो गया तो भारत छोड़ो आंदोलन तो सफल हो जाएगा ना। इसीलिए क्या होता है कि इस जयपुर प्रजामंडल को रोकने के लिए यहां की सरकार द्वारा एक एग्रीमेंट किया जाता है जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष, जिनका नाम है हीरालाल शास्त्री के साथ, और उसी एग्रीमेंट का नाम है जेंटलमैन्स एग्रीमेंट। नहीं, होना तो ये चाहिए था, जेंटलमैन होना चाहिए था, लेकिन क्या करें, नहीं है। नाम क्या है ये? अब इसका उद्देश्य क्या है ये अभी किसी एग्जाम में, हालांकि आज तक जब भी क्वेश्चन आया है तो केवल इतना वन लाइनर आया है। एक तो ये एग्रीमेंट हो कब रहा है, तो आप कहेंगे 16 सितंबर 1942। दूसरा क्वेश्चन आया है ये एग्रीमेंट किनके मध्य हुआ है, तो आप कहेंगे ये जो एग्रीमेंट है ये हुआ है जयपुर सरकार वर्सेस जयपुर प्रजामंडल, इनके मध्य। जयपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष कौन है वो आएंगे, और जयपुर सरकार से प्रधानमंत्री आएंगे, और वो है आपके मिर्जा इस्माइल, जिसे आप पढ़ते हैं MI रोड, ये वही मिर्जा इस्माइल। इन दोनों के मध्य क्या हुआ?
अरे सुनो 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 गांव वालों, अब मजा मजा तो अब है आगे कि ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है, अंग्रेजों द्वारा जयपुर सरकार को आदेश दिया गया कि आप कैसे भी करके इस जयपुर प्रजामंडल से क्या करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन ये जयपुर प्रजामंडल किसमें नहीं आना चाहिए था, भारत छोड़ो आंदोलन में। इसीलिए जयपुर सरकार के जो प्रधानमंत्री हैं मिर्जा इस्माइल, वो मुलाकात करते हैं हीरालाल शास्त्री से और कहते हैं कि और हीरा भाई क्या हालचाल है। तो हीरालाल जी कहते हैं कि हालचाल तो बुरा ही है, काफी टाइम से हम पीड़ित ही है, प्रजामंडल बना हुआ। जब जयपुर प्रजामंडल का ये खेमा, इधर देखो ये खेमा, आप मस्ती से रहो, जयपुर प्रजामंडल का जब पुनर्गठन हुआ था उसमें ये बंदा कौन सी पोस्ट पर था? हीरालाल शास्त्री। सचिव, सिंह सचिव कौन था? कपूर चंद पाटनी। अध्यक्ष कौन था? तो वापस देख लेना खोल के ना, बाकी मैंने लिखाया है चिरंजी लाल मिश्र। कोई नहीं, अरे सही बताया, अरे आपने सही बताया, सही बताया। अब देखो इस एग्रीमेंट में क्या क्या बातें हुई, ये क्वेश्चन आया था अभी किसी एग्जाम में जहां पर ये थ्योरेटिकल के रूप में पूछा गया था। जमनालाल की अध्यक्षता में, देखो कंफ्यूजन नहीं होना है, जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन हुआ है, नो डाउट, लेकिन किसी बंदे को यदि अध्यक्ष बनाया गया ना, वो चिरंजी लाल मिश्र है। अब देखो इधर, तो यहां जयपुर प्रजामंडल पर क्या प्रभाव हुआ कि जयपुर प्रजामंडल से स्वयं मिलने गई है कौन? जयपुर सरकार, और एग्रीमेंट हुआ है जिसका नाम क्या है। और अब यदि सरकार इस प्रजामंडल के पास में जा रही है तो प्रजामंडल ऐसे इसके पास में आएगा नहीं, क्योंकि ये तो पहले पीछे पीछे था और ये आगे आगे, अब ये वापस आ रहा है तो प्रजामंडल वाले सोच रहे हैं कि कुछ तो बात है, कहीं का मतलब दाल में कुछ तो काला है। इसीलिए जयपुर प्रजामंडल के जो हीरालाल शास्त्री हैं वो ऐसे ही एग्रीमेंट करते नहीं है, एक शर्तों के साथ होती है। वो शर्तें क्या क्या है सुनिए। नंबर पहली शर्त, जयपुर प्रजामंडल के जो अध्यक्ष है हीरालाल शास्त्री द्वारा जयपुर सरकार के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के सामने पहली शर्त रखी जाती है कि हम आपके साथ समझौता करेंगे, आप जो चाहेंगे वही होगा, लेकिन हमारी एक बात है कि बोलिए कौन सी बात है। बात यह है कि जयपुर रियासत में उत्तरदायी शासन की स्थापना, पहली शर्त। प्रधानमंत्री जी ने कहा ओके, इन्होंने कहा रुको एक और शर्त। शर्त यह है कि जयपुर रियासत अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेगी, नहीं करेगी। मतलब यहां पर क्या बात है पता आपको, यहां पर हीरालाल शास्त्री जयपुर सरकार से आगे करें, जयपुर सरकार जो है वो किसका सहयोग नहीं करेगी? अंग्रेजों का। तो जयपुर रियासत या फिर यहां लिख देना जयपुर सरकार, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। जयपुर सरकार जो है वो किसकी? अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेगी। बोला ओके, अरे रुको एक बात और। तीसरी बात है, हीरालाल शास्त्री जी ने यह कहा कि हम आपकी ये भी बातें मान रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक बात आपको वो देखनी है। बोला क्या? बोला ये कि इस जयपुर रियासत के अंदर कोई भी व्यक्ति जो जयपुर प्रजामंडल से जुड़ा हुआ है और वो यदि ब्रिटिश का विरोध कर रहा है तो उसे यहां की सरकार गिरफ्तार नहीं करेगी। समझ रहे हैं आप सर? वापस बता रहा हूं। हीरालाल शास्त्री ने कहा जयपुर सरकार के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल से कि यदि कोई व्यक्ति अंग्रेजों का विरोधी है और वो अभी यहीं मौजूद है जयपुर में, तो आपकी सरकार उसे गिरफ्तार नहीं कर सकती। बोला ओके। किसने? मिर्जा इस्माइल, जो कि जयपुर सरकार के क्या है? प्रधानमंत्री। इन्होंने कहा। फिर मिर्जा इस्माइल ने एक बात कही धीरे से, बोला आपको यह मेरी बात माननी है, जयपुर प्रजामंडल जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। हीरालाल शास्त्री ने कहा ओके, नहीं लेगा तो नहीं लेगा, यानी जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन के तहत आंदोलन नहीं करेगा। ठीक है, अगली बात फिर हीरालाल शास्त्री ने कहा, सुनते जाओ, एक बात मेरी और भी है, अगर ये आपने इतनी बड़ी बात कही दी है तो एक बात और इनके दिमाग में आ गई। हीरालाल शास्त्री ने कहा ये सारी बातें ठीक है, लेकिन आपने जो ये कहा है ना कि जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा, ठीक है नहीं लेंगे, लेकिन जयपुर प्रजामंडल जब तक आप ये यहां पर उत्तरदायी शासन की स्थापना नहीं कर देते तब तक हम चाहेंगे तो यहां पर जुलूस निकालेंगे, हम चाहेंगे तो यहां पर रैली निकालेंगे, हम चाहेंगे तो यहां पर धरना देंगे। इन्होंने कहा ओके। जयपुर प्रजामंडल धरना वे जुलूस निकाल सकता है। ये वो एग्रीमेंट था जिसका नाम क्या है? बस ये शर्तें थी। इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आ जाता है, यही था क्या? तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार
उठते हुए आते हैं, लेकिन आपसे हो भी जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब इसका प्रभाव अभी यहां समाप्त नहीं हुआ है, अब झलक तो अब दिखेगी इसकी कि ये तो सारा कुछ हो ही चुका है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आग तो अब लगेगी, क्योंकि ये जो समझौता है ये करने कौन गए हैं? हीरालाल शास्त्री। और हीरालाल शास्त्री इस समय है कौन? जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष है। तो जिस पोस्ट पर जो बंदा होता है ना, जैसे अभी बीजेपी का नेता जो है वो बीजेपी के खिलाफ थोड़ी बोलेगा, जैसे ही वो कांग्रेस का पट्टा गले में डालेगा फिर कुत्ते की तरह भौंकेगा। मतलब सॉरी, मतलब फिर मतलब वो उस हिसाब से आवाज सॉरी। ऐसा कुछ नहीं था भैया ना, ये तो ऐसे ही कोई और बात चल रही थी ना यहाँ, इसीलिए उस पर वो ओपलैंड वाले विद्यार्थी कह रहे थे कि मतलब सर वो एक आवाज थी ना जो कुत्ते की तरह थी, तो वो बस वही थी और कुछ नहीं। कौन सा? क्या? फिर जमनालाल बजाज, बिल्कुल। और आया भी वही है। आया भी वही है। अब देखो, यहां तक प्रभाव समाप्त नहीं हुआ है। हीरालाल शास्त्री जिस पोस्ट पर हैं उस समय केवल वो उसी के बारे में तो सोचेंगे। ये अध्यक्ष किसके हैं? प्रजामंडल का उद्देश्य क्या है? और जब सरकार बात मान रही है तो हीरालाल शास्त्री बाकी की बातें क्यों नहीं मानेंगे इसकी? अगर ये स्वतंत्र होते ना, इसके अध्यक्ष नहीं होते, तो हो सकता है कि वो कुछ भी कर देते, लेकिन वो अध्यक्ष थे, उस मंडल से बंधे हुए थे, उस मंडल का जो उद्देश्य होता है उसी उद्देश्य पर काम करता है अध्यक्ष। तो इसने कहा जो हमारी बात है वो तो आप मान रहे हैं, तो आप तो कुछ भी कहो, सारी मान लेंगे हम तो मान लिया। हीरालाल शास्त्री का विरोध हो गया यहां। इसीलिए इस भारत छोड़ो आंदोलन का जो जयपुर प्रजामंडल पर प्रभाव पड़ा है वो एक एग्रीमेंट के तहत प्रभाव यह पड़ा है कि जयपुर प्रजामंडल का विभाजन हुआ। ये लिख लिया आपने? लिखा थोड़ी आपने? लिखो लिखो, शर्तें लिखो, नियम व शर्तें लागू है। उसके बाद में हेडिंग डालो जयपुर प्रजामंडल का विभाजन हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर जो 3 नंबर लाइन है ना उसको पढ़ो, क्या कह रहा है? लिख लिया? नहीं उतारना, तो उतारो, बाकी सब भी उतारे, ऐसा कुछ नहीं, लिखो। हाँ हाँ, ये सारा वहीं से मामला हुआ। ये जो आग लगी उधर से लगी, धीरे धीरे लगते लगते सबको लगी। चलिए आगे, हेडिंग डाल दीजिए जयपुर प्रजामंडल का विभाजन हुआ। और यह विभाजन उस 3 नंबर शर्त की वजह से हुआ। शर्त जो थी कि जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा, लेकिन जयपुर प्रजामंडल के अंदर कुछ लोग ऐसे बैठे हुए थे जो इंतजार ये कर रहे थे कि कब अंग्रेजों को ठोकना है। अब उनको अचानक से कहा जाए कि नहीं शांत रहो, तो वो शांत थोड़ी रहेंगे। इसीलिए उन्होंने जयपुर प्रजामंडल से अलग होकर एक नया मोर्चा खोल दिया, जिसे आप पढ़ते हैं आजाद मोर्चा। आजाद मोर्चे का क्या हो गया? गठन। यह गठन क्यों हो रहा है? क्योंकि जयपुर प्रजामंडल तो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा, लेकिन इसी जयपुर प्रजामंडल से जुड़े हुए कुछ लोग इस भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेना चाह रहे हैं। तो वो भाग कैसे ले रहे हैं? तो वो एक नया मोर्चा बना रहे हैं जिसका नाम क्या है? आजाद मोर्चा। और इसका गठन होता है 1942 के अंदर। इसके जो गठन करता है आजाद मोर्चा के, वो है आपके कौन जी? बाबा हरीशचंद्र। और केवल हरीशचंद्र आ जाए तो हाँ, तो कुछ नहीं आएगा, हम आगे बाबा लगा देंगे। हरीशचंद्र फाउंडर है गुर्जर प्रतिहारों का, ठीक है, बाबा हरीशचंद्र। वैसे हरीशचंद्र एक परियोजना भी है किसी जिले में, झालावाड़ के अंदर। शाबाश। एक बार क्वेश्चन आया था, निम्न में से वह व्यक्ति जो आजाद मोर्चे में शामिल नहीं है। पता नहीं एग्जामिनर यहां से क्यों पूछता है, वो करना क्या चाहता है यहां से। तो इसमें एक तो सदस्य थे रामकरण जोशी, एक व्यक्ति थे दौलत
मल, भंडारी, इन व्यक्तियों के नाम याद रखना भैया आप, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नंबर 3 गुलाब चंद कासलीवाल, ये आया था राजस्थान पुलिस में। 4 नाम है, कौन कौन से? बाबा हरिश्चंद्र राम, लिख लेना, गुलाब चंद कासलीवाल, ओके। और इस मोर्चे ने भाग लिया था किसमें? भारत छोड़ो आंदोलन। इसका मतलब जयपुर प्रजामंडल में विभाजन हो चुका है। आजाद मोर्चे से जुड़े हुए व्यक्ति अब 4 प्रमुख हैं, तो एंगलारे भी 10-10 है, तो 40-50 जन भी है भाई। एक आदमी वो अपने नीचे यदि 5 लोगों को जोड़ता है, नेटवर्क मार्केटिंग खुली खुली, तो ये यदि 4 प्रमुख हैं तो इनके पीछे भी हैं 100-150। वो यदि इस जयपुर प्रजामंडल से अलग होकर चल रहे हैं, इसका मतलब यह है कि जयपुर प्रजामंडल जिसलिए गठित हुआ है ना, फिर वो उद्देश्य कभी पूर्ण होगा नहीं। वो उद्देश्य कभी, जैसे एक व्यक्ति आ रहे हैं कि जैसे अभी एसआई की भर्ती को लेकर यदि चर्चा करूं, तो एक दल तो आ रहा है कि एसआई की भर्ती रद्द करो, एक दल आ रहा है कि हमने क्या बिगाड़ा, हमने तो तैयारी की, हम तो पेपर भी नहीं लाए, हम तो ईमानदारी से सिलेक्शन हुए। इसलिए सरकार क्या है, असमंजस की स्थिति में आ गई कि रद्द यदि कर दिए तो जो ईमानदारी से लगे हैं वो धरना देंगे, यदि नहीं कर रहे हैं तो वो धरना दे रहे हैं। इसलिए सरकार ने बीच में से निकाल दिया, जल्दी कुछ करेंगे। सरकार ने क्या कह दिया, जल्दी कुछ करेंगे, तो दोनों रुक गए, क्योंकि दोनों को लगा कि कुछ करेंगे, जबकि सरकार ने करेंगे नाम काट दिया है, पीछे केवल क्या बचा है, कुछ, बस पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे अब ये विभाजन जो हुआ है, इस विभाजन को वापस जोड़ना है, इसीलिए हम वापस आ जाते हैं। उधर वो आग लगी हुई है भारत छोड़ो आंदोलन की, हम वापस आ जाते हैं कहां पर, प्रजामंडल में। अब यहां पर क्या होता है, 1944 जयपुर प्रजामंडल को एक नया अध्यक्ष मिलता है, और यहां जयपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष जिसे बनाया गया वो है आपके, जब भी विभाजन होता है 2 दलों में, बीच में महिला को खड़ा कर दिया जाता है, टिकट देते हैं महिला को। तो यहां पर जो अध्यक्ष वो कौन है, बोला जमनालाल जी नहीं आ सकते, लेकिन उनकी जान तो आ ही सकती है, तो मतलब उन पर प्रतिबंध है जयपुर रियासत में प्रवेश पर, इन पर थोड़ी है। कौन है, जानकी देवी बजाज। वन लाइनर क्वेश्चन, 1944 जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन बने थे? अभी तक देखो कौन कौन अध्यक्ष बने हैं। सबसे पहले कपूर चंद पाटनी, फिर जमनालाल बजाज, फिर कौन है, हीरालाल शास्त्री, और फिर कौन है, याद रखना। जब जानकी देवी बजाज ने जयपुर प्रजामंडल संभाला तो अगले ही साल नेहरू जी आ गए। में पंडित नेहरू है जी। पंडित नेहरू जी के कहने पर आजाद मोर्चे का क्या कर दिया गया, जयपुर प्रजामंडल में विलय। क्योंकि जब जानकी देवी बजाज बनी थी ना, तो कुछ लोगों ने विरोध किया था, तो नेहरू जी आ गए थे, बोले कहीं है कहीं हूं, तो ठीक है साहब, ओके। तो नेहरू जी के कहने पर आजाद मोर्चे का जयपुर प्रजामंडल में क्या हो गया, विलय हो गया था। बस, तो जयपुर प्रजामंडल का क्या हो गया, विलय हो गया। विलय हो गया तो फिर नेहरू जी ने जानकी देवी बजाज को समझाया कि बस बस आप तो अध्यक्ष गणो गणो। 1946 जयपुर प्रजामंडल का फिर अध्यक्ष चेंज हो गया, और इस बार जयपुर प्रजामंडल का जो अध्यक्ष बना है वो है आपके कौन, अरे शाबाश तिवाड़ी जी, देवी शंकर तिवाड़ी। और इनके द्वारा एक समाचार पत्र है, इनका याद रखिएगा, उसी में खबर दी थी इन्होंने, कौन सा, लोकवाणी।
खबर दी तो 1946 के अंदर जयपुर सरकार के अंदर एक मंत्री हुआ करते थे, जयपुर सरकार के मंत्री, जिनका नाम क्या है, के एम मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण मत्स्य संघ नाम देने वाले यही थे, के एम मुंशी। तो जयपुर सरकार के मंत्री के एम मुंशी ने उत्तरदायी सरकार स्थापित करने की बात कही। जैसे ही बात कही, प्रजामंडल शांत, क्योंकि 47 में आजाद आजाद हो गए ना, खत्म कहानी। बधाई हो आपके, आखिर में आज एक हो ही गया, जिसका नाम क्या है, जयपुर प्रजामंडल। कंप्लीट कहानी। लिखिए, बस कंप्लीट हो गया, जयपुर प्रजामंडल कंप्लीट हो गया भाई। आखिर में हाँ, ये भी मामला है। ओ माय गॉड, कल छुट्टी भी है और 26 जनवरी भी है। चलिए, इसी के साथ लड्डू के साथ ही हेडिंग डाल दीजिए, बूंदी। यस, लड्डू के साथ हेडिंग डालिए। हेडिंग डालिए, अब होगी बूंदी। हाँ जी, बूंदी प्रजामंडल, बूंदी प्रजामंडल। वैसे हम बूंदी प्रजामंडल की बात करते हैं तो देखिए, बूंदी में तो वैसे भी आप जानते हैं कि हम किसान आंदोलन पढ़ के आए हैं, और बूंदी किसान आंदोलन के तहत हमने घटना भी पढ़ी है, डाबी हत्याकांड। डाबी हत्याकांड 2 अप्रैल 1923, गोलियां चलाई थी, शाबाश, और शहीद हुए थे। बूंदी में यदि हम लिखें कि जन जागृति लाने वाले कौन थे, तो बूंदी के अंदर जन जागृति लाने वाले जो व्यक्ति थे, उनका नाम है पंडित नेनूराम या नेनूराम शर्मा। इनके द्वारा लोगों को जगाया गया था, और वैसे भी आपको पता है कि किसके तहत, तो किसान आंदोलन के माध्यम से, किसान आंदोलन के तहत। लेकिन बूंदी के तहत इन्होंने तो कार्य किया था किसानों के लिए। जिस समय किसानों के लिए संघर्ष कर रहे हैं ना पंडित नेनूराम शर्मा, उसी समय बूंदी में लोगों को जगाने का कार्य जो कर रहे हैं अन्य, वो है आपके मेहता फैमिली, जिसमें ऋषिदत्त मेहता, नित्यानंद मेहता और एक व्यक्ति का नाम और भी आएगा जिसका नाम है कांतिलाल जैन। उनके द्वारा लोगों को जगाने का। कैसे जगाया जा रहा है वो देखिए। एक तो बात ये लिखी आपने, जन जागृति लाने वाले कौन थे, पंडित नेनूराम शर्मा। आगे हम हाड़ौती प्रजामंडल पढ़ेंगे, कोटा प्रजामंडल पढ़ेंगे, तो वहां पर इनकी भूमिका और ज्यादा होगी, क्योंकि पंडित नेनूराम ही शर्मा जो है वो बूंदी, कोटा और झालावाड़, इन सबको मिलाकर ही एक प्रजामंडल बनाना चाह रहे थे, जिसका नाम था हाड़ौती प्रजामंडल। तो इनका टारगेट नहीं रहेगा बूंदी प्रजामंडल की स्थापना करना, किनका, नेनूराम शर्मा। इनका उद्देश्य रहेगा हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना करना, लेकिन इनके साथ धोखा हो जाएगा। जैसे स्थापना होगी, बंटवारा हो जाएगा, वो आगे की बात है। तो यहां पर जगाने का कार्य तो इन्होंने किया। इसके अलावा बूंदी प्रजामंडल के अंदर जो सक्रिय व्यक्ति हैं, सक्रिय व्यक्ति, उनमें है आपके नित्यानंद मेहता है, और कौन है, ऋषिदत्त मेहता। इनके द्वारा
ये सक्रिय नेता है यहां पर। इसीलिए बूंदी के अंदर बूंदी सरकार के खिलाफ ऋषिदत्त मेहता द्वारा सर्वप्रथम उत्तरदायी सरकार स्थापित करने की मांग की जाती है, और यह मांग बूंदी से जाकर ब्यावर में करते हैं। ये कैसे, देखो, ऋषिदत्त मेहता नाम सुना है क्या कभी आपने? यदि नहीं सुना है तो आपने अब सुना होगा कि इनके द्वारा 1923 में राजस्थान नामक समाचार पत्र निकाला गया था ब्यावर से। कहां से निकाला गया था? ब्यावर से। और ऋषिदत्त मेहता द्वारा उत्तरदायी सरकार की स्थापना वे बेगारी प्रथा पर रोक, इसको लेकर इनका महत्वपूर्ण मुद्दा था ये ऋषिदत्त मेहता का। इसका मतलब बूंदी के अंदर एक तरफ तो पंडित नेनूराम शर्मा जो है वो किसानों को लेकर चल रहे हैं, तो किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन यहां पर उत्तरदायी सरकार की भी स्थापना करना चाह रहे हैं कौन? ऋषिदत्त मेहता। ये मांग कर रहे हैं, और साथ में किसान आंदोलन जो चल रहा है उसमें महत्वपूर्ण मुद्दा भी यही था, कौन सा? बेगारी प्रथा पर रोको। इन दोनों ही मुद्दों को लेकर ऋषिदत्त मेहता कार्य कर रहे हैं, और इन्होंने अपने इसी कार्य को बढ़ाने के लिए 1923 में ब्यावर से एक समाचार पत्र भी निकाला था, जिसका नाम क्या है? राजस्थान। लिखिए, ये लिखिए। तो सक्रिय व्यक्ति है ये। ये लिख लिया आप सबने? आगे चले। हाँ साहब। ना ना ना, ऐसे हल्के में नहीं लेना भाई। उनकी पद्धति कौन सी पता नहीं क्या? बेल बेल के सींगों में आग लगी हुई और ऊपर बेल के ऊपर आते हैं वो। इनसे मजाक नहीं। लिख लिया? मजाक कर रहा हूं ना। आगे चले हम। इसीलिए जब इनके द्वारा यह कार्य किया जा रहा है, तभी एक व्यक्ति द्वारा, जो कि इन्हीं का खास व्यक्ति था, उनके द्वारा एक प्रजामंडल स्थापित किया जाता है, जिसका नाम क्या है? बूंदी प्रजामंडल। और बूंदी प्रजामंडल का जो गठन है वो होता है 1931 के अंदर, और गठनकर्ता जो व्यक्ति हैं उनका नाम क्या है? कांतिलाल जैन। और इसी के अंदर सदस्य के रूप में होते हैं कौन? ये नित्यानंद मेहता, और कौन? ऋषिदत्त मेहता। इसलिए कर पाए क्योंकि इसी समय बूंदी के अंदर गुर्जरों का आंदोलन चल रहा है। इसी प्रजामंडल आंदोलन के तहत बूंदी के अंदर एक स्थान है लाखेरी। लाखेरी के अंदर एक घटना होती है, और वहीं से ये प्रजामंडल उफान पर आता है ज्यादा। इसीलिए 42 में ऋषिदत्त मेहता को गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि 44 में इनके द्वारा फिर एक परिषद गठित की जाएगी। वो जो घटना है वो है लाखेरी गुर्जर किसान आंदोलन। ये आंदोलन हुआ है 3 सितंबर 1939 को। वैसे हम पढ़ते हैं कि बूंदी किसान आंदोलन जो है, उस बूंदी किसान आंदोलन के तहत घटना हो जाती है कौन सी? डाबी हत्याकांड। लेकिन उसके बाद में भी आंदोलन रुकता नहीं है, ये लगातार जारी। एक स्थान है कौन सा? लाखेरी। और ये लाखेरी कहां पर है? बूंदी के अंदर। इससे पहले यहां पर एक फैक्ट्री स्थापित हो चुकी है, कौन सी? सीमेंट की फैक्ट्री। तो लाखेरी गुर्जर किसान आंदोलन 3 सितंबर 1939 को। लाखेरी कहां पर है? तो याद रखिएगा, बूंदी। एक 150 किसानों द्वारा धरना। इनको सपोर्ट मिलता है इस प्रजामंडल का। फिर क्या देख लेंगे अब जो होगा। तो जब इनका सपोर्ट मिला तो सरकार हरकत में आ गई, क्या बड़ा होगा। इसीलिए ऋषिदत्त मेहता को
राजद्रोह का मामला लगाते हैं और सरकार करती है गिरफ्तार। लेकिन 2 वर्षों के बाद में इनको वापस छोड़ दिया गया। 42 में किया था, 44 में रिहा कर दिया। जब ये वापस आए तो आते ही इन्होंने 1944 के अंदर, हालांकि वैसे डेट सहित आप बात करेंगे तो वो है 17 जुलाई 1944, और इस दिन एक परिषद की स्थापना होती है जिसका नाम क्या है? वर्ष 2 क्या बोलता है ये? हाँ लिखो, कौन सी स्थापना हुई? बूंदी देसी राज्य लोक परिषद का क्या हो गया? गठन। और ये गठन जो है वो किया किसने है? ऋषि दत्त मेहता। लेकिन इस बार इनके साथ आए हैं 2 व्यक्ति। कौन? अरे वाह, हरिमोहन और ब्रज सुंदर शर्मा। तो ये तो गठन करता है और इनके साथ में अन्य सदस्य। ब्रज सुंदर ये। और इस समय तक आते आते 1944 में बूंदी के जो शासक हैं उनका नाम क्या होता है? बहादुर सिंह। और उनके द्वारा इनको बुलाया जाता है और कहते हैं कि आपकी जो मांग है वो पूरी कर देंगे, कंप्लीट। बूंदी के शासक बहादुर सिंह द्वारा उत्तरदायी सरकार राजा जब कोई बात कह देता था ना तो वो एक मोहर हुआ करती थी कि अब राजा ने कह दिया इसका मतलब हो जाएगा। कंप्लीट। बूंदी पर जमल कंप्लीट। आपकी बात मैंने रख दी है, ठीक है? ओके।